वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन क्लाइमेट पढ़ रहे थे और उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है जिसमें आप जीएस सेक्शन मेरे साथ कवर कर सकते हैं। अभी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं जो कि अभी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है और इसके बाद हम लोग अदर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट करेंगे। साथ में रात को 9 बजे आप मेरे साथ जुड़ करके टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। हर सब्जेक्ट को लेकर के मैं 5 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। तो साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम लोग इसके बाद पॉलिटी स्टार्ट कर चुके हैं। इसके साथ साथ अगर आप अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि आरओ री एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पीसीएस का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का एग्ज़ाम है और एग्रीकल्चर की यूपीपीएससी के थ्रू कुछ वैकेंसीज आई हैं उनके लिए। तो किसी भी नए एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया नंबर, आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। कम समय में बेहतर ढंग से प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बात होगी आपके कोर्स से रिलेटेड। चलिए अब आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो एल नीनो की कंडीशन समझेंगे और इसका भारतीय मानसून से क्या रिलेशन है वो भी समझेंगे। इससे पहले मैंने क्लाइमेट से रिलेटेड जितना भी आपको समझाना था पूरा कंप्लीट कर दिया है और आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो एल नीनो जो आपको समझना है भारतीय मानसून से रिलेशन, इसके लिए एक बार मैं मैप पे समझा देती हूँ, फिर रीड करके बताऊँगी यहाँ पर क्या कंडीशंस आपको दी गई हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि एल नीनो का भारतीय मानसून से क्या रिलेशन है या फिर ये एल नीनो है क्या, तो उसको समझने के लिए देखिए। तो इस मैप के जरिए से आपको समझना है एल नीनो की कंडीशन जो कि पैसिफिक ओशन में होती है। ये वाला जो रीजन है यहाँ पर होती है, ठीक है। और इसकी वजह से जो इंडियन ओशन में या फिर इंडियन मानसून है वो अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होता है वो समझिए। इसके लिए मैं इस पोर्शन का आपको मैप दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले जो पैसिफिक ओशन है, अब ये मैप आपको विजिबल होगा। इसमें मैंने पैसिफिक ओशन लिया है जिसमें ये साउथ अमेरिका वाला रीजन है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स होती हैं साउथ अमेरिका अर्थात पेरू कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया की ओर फ्लो होती हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और इस वाले कोस्ट पे जो पेरू कोस्ट है वहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो विंड्स कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेरू कोस्ट है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है। इससे डीप अपवेलिंग स्टार्ट होती है। जो भी एनिमल में फिशेस वगैरह हैं ये ऊपर वाले रीजन में आ जाती हैं, जो कि फिशरीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ पर मार्केट है। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है मैंने जो समझाई। अब क्या होता है एल नीनो की कंडीशन जो आपको समझनी है। एल नीनो और ला नीनो मैं दोनों आज समझा दूंगी आपको। तो एल नीनो कंडीशन में क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट हो जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो ये रीजन जो गर्म था ये अपोजिट हो जाता है और इधर से विंड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो कोस्टल रीजन ये जो बहुत ठंडा रहता था ये अचानक से गर्म होने लगता है। और इसके गर्म होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होने लगता है और इधर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। तो इधर वाले रीजन्स में आप देखेंगे सूखा पड़ता है और इससे क्या होता है, जो इंडियन ओशन में जो इंडिया का मानसून है वो भी वीक हो जाता है, ठीक है। उसके वीक होने से जो वार्षिक वर्षा है उसका वितरण भी आप देखेंगे कम होगा। जब मानसून वीक हो जाएगा तो बारिश भी कम करेगा। ऐसा बहुत सालों में कंडीशन देखा जाता है, जिसकी वजह से सूखा भी पड़ता है। बस यही हम लोगों को एल नीनो कंडीशन में पढ़ना था। और ला नीना क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट हो जाता है। तो ला नीना में क्या होता है, विंड्स इधर डायरेक्शन में फ्लो होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर लो प्रेशर जोन और ये हो जाता है हाई प्रेशर जोन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो मानसून है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है भारत में। तो ये रिलेशन है पैसिफिक ओशन में जो एल नीनो और ला नीना की कंडीशन है, उससे हमारे इंडिया का मानसून कैसे अफेक्ट हो रहा है वो मैंने आपको मैप में समझाया। अब आगे जो भी चीज़ें दी गई हैं वो हम लोग पढ़ के समझेंगे। तो आगे समझिए, एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल के बाद प्रकट होता है और इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है, तो मौसम की जो चरम अवस्थाएं हैं वो हो जाती हैं।
इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में या पेरू के तट, पेरू का तट बोला जाता है जो साउथ अमेरिका का जो रीजन है वहाँ पर पेरू कोस्ट है, ठीक है। उससे वहाँ पर ही एक ओशनिक करंट भी याद रखनी है जो पेरू नाम से चलती है, वो होती है ठंडी वाली धारा, ठीक है, ठंडी जलधारा, इसे हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। तो यह उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का जो मौसम है वो प्रभावित होता है। अल नीनो क्या होता है? भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन और तथा हम्बोल्ट धारा जो होती है इसको प्रतिस्थापित कर देती है। यह धारा पेरू के तट का जो जल का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आती है और समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आती है और प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। तो अल नीनो कंडीशन मैंने आपको बताई क्या होगा इसमें। जो ये पेरू कोस्ट था, पेरू कोस्ट में जो ओशनिक करंट ऐसे आती है, ये पेरू वाली, ये ठंडी होती है, तो ठंडी धारा क्या होती है नीचे से ऊपर की ओर पहुंचती है, पेरू कोस्ट मान लीजिए ये है। मैं एक बार खुद से मैप ड्रॉ करके बता दे रही हूँ। जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, ठीक है, और ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। तो ये जो पेरू कोस्ट है इधर से चलती है ना ये विंड, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो गर्म हवा है या गर्म ओशनिक करंट ऐसे फ्लो होती है और जो ठंडी वाली पेरू करंट है वो ऐसे फ्लो होती है। इसका डायरेक्शन देखते रहिए। अब क्या होता है अल नीनो कंडीशन में ठीक विपरीत हो जाती है प्रक्रिया। कैसे? जो ये करंट है इसकी वजह से ये जो ट्रेड विंड चल रही थी अब वो अपोजिट डायरेक्शन में, इनका फ्लो कैसा हो जाएगा? उल्टा। इसकी वजह से ये जो करंट थी, अब इसकी वजह से जो ओशन का या इस वाले रीजन में जो वाटर का टेम्परेचर था वो तो लो रहता है, लेकिन यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होगा प्लवक की मात्रा में, समुद्री मछली घट जाएंगी और यहाँ पे जो फिशरीज मार्केट है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ वाले रीजन में आप देखेंगे अलग वाले जब मौसम में क्या होगा, मानसून वीक होगा तो बाढ़ आएगा, सूखा पड़ेगा, ये सारी कंडीशन शुरू हो जाती हैं। बस यही मैंने समझाने की कोशिश की है इसमें। आगे समझिए। अल नीनो का जो शाब्दिक अर्थ है इसे बोलते हैं बालक ईसा या फिर लिटिल बॉय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है, जो ये समय है जो अल नीनो का टाइम है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग होता है, अर्थात इससे पता चलता है कि अगर अल नीनो कंडीशन उत्पन्न होती है तो हमारे यहाँ का मानसून वीक हो जाएगा, जो कि अब अक्सर करके ऐसा देखने को मिल रहा है और ये आप देखेंगे एक समस्या उत्पन्न हो रही है हम लोगों के लिए। सन 1990 से 91 में अल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था और इसके कारण क्या हुआ था, देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन से 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी और ये कंडीशन बढ़ती ही जा रही है अब। तो आज आपको समझ में आया अल नीनो कंडीशन, और ला नीना भी मैंने इसके साथ में आपको समझा दिया है। तो ये हो गया अल नीनो और ला नीना। अब इसके बाद जलवायु से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं वो आज मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ। आज ये चैप्टर आपका फिनिश करते हैं। तो कोपेन के भारत के जलवायु वर्गीकरण को हमने समझा था, मैंने लास्ट वाली क्लास में ही समझाया, सारे क्लासिफिकेशन समझाए थे। तो अरुणाचल प्रदेश के अधिकतम भाग में कैसी आप देखेंगे जलवायु है, DFC अर्थात ठंडी है, आर्द्र शीत ऋतु है, छोटी ग्रीष्म ऋतु के साथ ये एक प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, DFC। मैंने पिछली क्लास में समझाया, जिसको भी नहीं समझ आ रहा है वो पिछली क्लास ज़रूर देख लें जलवायु की, तो सारे टॉपिक आपके इसमें जो जो फैक्ट्स आएंगे वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 कारक हैं। सारे कारक समझाए थे ना, अक्षांश समझाया, तुंगता अर्थात ऊंचाई क्या है, आल्टीट्यूड क्या है, और आप देखेंगे वायुदाब या पवन तंत्र कैसा है, प्रेशर कैसा है, प्रेशर जोन कैसा क्रिएट हो रहा है, विंड्स कैसे फ्लो हो रही हैं, या फिर आपने ट्रेड विंड्स का भी तो देखा था ना कि ईस्ट फ्लोइंग विंड्स हैं या वेस्ट फ्लोइंग विंड्स हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच के जो लक्षण हैं, ये सारे कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं। खासी पहाड़ी के जो दक्षिणी श्रृंखलाओं में आप स्थित देखेंगे मासिनराम, ये वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है, अर्थात यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त होती है। और गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या है, घटती जाती है, और इसी वजह से आप देखेंगे राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मान लीजिए आपके बकेट में वाटर है, आपने फिल कर लिया है, आप थोड़ा थोड़ा सबको पिलाते जा रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। एक समय आएगा ना धीरे धीरे आपके पास पानी कम होता जाएगा, और आप पहले जब शुरुआत की थी तो आप ज़्यादा दे रहे थे, फिर आगे बढ़ते आप थोड़ा थोड़ा सबको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करोगे, तो आपके पास बकेट एक टाइम आएगा जब खाली भी हो चुकी होगी, तो आप बहुत ही कम वाटर आप किसी को दे पाओगे। कुछ ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है
कि जब क्या होता है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है मानसून, तो वो क्या होता है अपनी नमी धीरे धीरे वो खोता जाता है, क्योंकि बारिश करता जाएगा तो उसकी नमी खोती जाएगी। और राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में पहुंचने तक आप देखेंगे बहुत ही कम वर्षा मिलती है, और आगे आपको डिजर्ट भी देखने को मिलता है। डिजर्ट क्यों? क्योंकि वहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है। तो कर्क वृत्त देश के मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के मध्य से गुजरती है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कितने राज्यों से गुजरती है। पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर के पूर्व में मिजोरम से होकर यह गुजरती है, और देश का लगभग आधा भाग जो है कर्क वृत्त के दक्षिण में आता है, और आधा भाग क्या होता है कर्क वृत्त के उत्तर में आता है। तो जो दक्षिण वाला भाग है कर्क रेखा से वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और जो उत्तर में स्थित भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है। इसलिए भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं लिए हुए है। भारत में सबसे कम बारिश वाला स्थान है लेह, जहां पर 9.20 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। लेह लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर भारत का ये सबसे उत्तरी क्षेत्र और सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर प्रदेश में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। भारत के उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन के आधार के रूप में मानी गई जो जनवरी की समताप रेखा वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असमान रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर ये क्यों होता है? मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से ये एक है। क्या होता है मरुस्थल बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और रात को बहुत जल्दी ठंडे भी होते हैं, तो जिसकी वजह से रात में अत्यधिक ठंडी भी महसूस होती है। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य में दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय होता है, और यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। उल्लेखनीय है इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। नॉर्थ ईस्ट वाला जो मानसून है अब ये एक साउथ वेस्ट मानसून आप पढ़ रहे हो, फिर लौटता हुआ जो मानसून है उसे नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक अर्थात जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 मास तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। तो आपको याद रखना है जो मानसून है भारत का, तो जाड़े के समय में 6 माह तक उत्तर पूर्व रहता है, और गर्मी में आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून 6 माह तक आप देखने को पाएंगे, जिनकी दिशाओं में परिवर्तन। इन मानसूनी हवाओं की जो उत्पत्ति है तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है, या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है, इसलिए 2 संकल्पनाएं हैं। एक तो टेम्परेचर वाली है और दूसरी प्रेशर के अनुसार है। तो तापीय संकल्पना क्या कहती है? मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म और ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि सूर्य क्या होता है, सूर्य के जब चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो साल भर में 2 कंडीशन आती हैं जब इक्वेटर पर सूर्य सीधा चमकता है, और 2 कंडीशन आती हैं जब एक बार सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधा पड़ता है और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जब क्या होता है गर्मी वाले टाइम पर कर्क रेखा की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है सूर्य, तो क्या होता है कर्क रेखा वाला क्षेत्र गर्म हो जाता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा वाला क्षेत्र है वो ठंडा हो जाता है। तो क्या होगा, टेम्परेचर लो है और ऊपर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इस डिफरेंस की वजह से मानसून क्रिएट होता है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। और फिर ठंडी के टाइम में क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। दक्षिणायन होता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अब टेम्परेचर हाई होगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का क्षेत्र क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मानसून वीक हो जाएगा, लौट जाएगा। तो यही कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि टेम्परेचर की वजह से ऐसा मानसून क्रिएट होता है। नवीन संकल्पना क्या है कि इसके अनुसार जो मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति है वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है, और इस संकल्पना का पहली बार जो प्रतिपादन है फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। अब इसको भी समझिए। मैंने आपको प्रेशर बेल्ट समझाई थी, प्रेशर बेल्ट समझाते हुए भी बताया था जो 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र वहाँ पर ITCZ क्रिएट होता है। वो ITCZ ऊपर या नीचे की ओर शिफ्ट होता रहता है, जिससे क्या होता है, प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर देखिए स्थल वाले क्षेत्र में, इंडिया वाले या नदर्न क्षेत्र में अगर लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड फ्लो होने लगती हैं। या फिर आपने ट्रेड विंड्स पढ़ा था, वो क्या होता है, आगे बढ़ करके डिफ्लेक्शन के थ्रू साउथ वेस्ट मानसून की तरह एंटर कर जाती हैं। यही चीज़ें आपने समझी, ये दोनों संकल्पनाएं मिला करके मैंने आपको मानसून समझाया हुआ है।
दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है और इस प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में जल्दी पलायन भी करती हैं और उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक जो वृष्टि की मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो बारिश की कमी कहाँ होगी? पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर, अर्थात आप पश्चिम में देखेंगे एक डेजर्ट भी है, मरुस्थल भी है। रीज़न ये है कि वहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है और भी कुछ फैक्टर्स हैं वो आगे समझेंगे जब प्रेशर बेल्ट समझेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको समझना है कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का जो पश्चिम क्षेत्र है वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, मानसून ज़्यादा बारिश नहीं कर पाता है। आगे समझिए, इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापक्रम प्रकारांतरेण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म और ठंडा हो जाता है। क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फियर में भी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। ठीक है, तभी आप देखते हैं जो पहाड़ियों वाला रीजन, ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर घटता जाता है, वहाँ पर ठंडी महसूस होती है। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभिक तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है और इस प्रकार जो आकाश है वो स्वच्छ हो जाता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण जो प्रणाली है इसने दुनिया भर में जलवायु क्षेत्रों को तापमान और वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया है और ये जो स्थानीय वनस्पति से मेल भी खाते हैं। वनस्पति जलवायु का उचित सूचकांक होता है, कोपेन का ऐसा कथन था। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान जलवायु के लिए CWG का शब्द प्रयोग किया था। तो आज हम लोगों ने ये जो मानसून है, क्लाइमेट है, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं क्लाइमेट को लेकर के, जलवायु को लेकर के, सबको कंबाइन करके एक बार आप फिर से पढ़ डालिए। जहाँ भी आपको डाउट लगेगा वो पॉइंट आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वो आपको फिर से कमेंट में आप अगर भेजेंगे तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। और आप लोगों से मैंने पूछा था अगर जलवायु वाला आप चैप्टर कहेंगे तो मैं सारे वीडियोज़ एक ही में मर्ज करके आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं वैसा ही कर दूँगी। कल से नया टॉपिक इसमें स्टार्ट हो जाएगा और अब बहुत जल्दी आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला है। तो जो भी बच्चे पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आपको मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो रात को 9 बजे मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ क्लासेस की, वो भी करते रहिए। और आप UPPCS RO या फिर एग्रीकल्चर वैकेंसी आई हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो RO की वैकेंसी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पेड क्विजेज मिलेंगी, जिसके जरिए से आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पूरा कंटेंट मिलेगा, स्टडी मटेरियल एक ही पास मिल जाएगा, कम समय में आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर जाएंगे, आपको वहाँ पर फ्री क्लासेस अवेलेबल है, वो सारी क्लासेस जरूर कीजिए, कम समय में अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे और सिलेक्शन के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। तो चलिए, ये क्लास तो आपकी आज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों को शेयर करते रहिए और ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं आती रहूँगी आप सभी के सामने। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।